Hello my dear students. So let's continue with our next topic, which is a topic number 7.10, theorems of perpendicular and parallel axis. Two extremely important theorems for this chapter. उसमें से पहला जो थियरम है, थियरम ऑफ perpendicular axis. First of all, we will see the theorem of perpendicular axis. Later we will see the theorem of parallel axis. So in the case of perpendicular axis, point number 1, जितना मैं ये लेक्चर में कर रहा था उतना ही याद रखना, उसमें सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, दिस थियरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्लैनर ऑब्जेक्ट्स. ये थियरम सिर्फ प्लैनर ऑब्जेक्ट्स को ही एप्लीकेबल है. भाई प्लैनर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे प्लेन में होते हैं. लाइक एग्जांपल की आपकी एक प्लेट खाने की जो होती है, डिस्क, ये सब जो होते हैं वो प्लैनर ऑब्जेक्ट होते हैं. एकदम पतले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, ये दिस इज नोन एज द प्लेनर ऑब्जेक्ट. रेडी? नाउ suppose this is a planar object and it is a circular object, for example. Now what can we say? Suppose this is the moment of inertia which is passing from the center and perpendicular to the object. Let's say this is the moment of inertia about z axis. This is the मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस. ऑब्वियसली इसके जैसी यहाँ पे भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी. दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द एक्स एक्सिस एंड लाइक दैट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना. जैसे कि ये अगर मान लो प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जस्ट उसके जैसे. सो हियर अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू द थियरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज द परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज द आई जेड, विल इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द अदर टू विच आर द पासिंग फ्रॉम द डायमीटर्स. सो आई जेड विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई. दिस इज द थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है उसके लिए रूल है. तो बुक में आपको थियरम दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी विच इज अ लेमिना. याद रखना, प्लेनर ऑब्जेक्ट को लेमिना भी बोलते हैं. अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. आपके ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस co-current with the perpendicular axis and lying in the plane of the body. मीन्स ये जो होता है ये एडिशन होता है कौन सी दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है. ठीक है. सो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स एंड आई वाई. दिस इज अ थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. नाउ द सेकेंड थियरम इज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. Theorem of parallel axis. Let's understand the theorem of parallel axis first. Suppose I have an object having the irregular shape. Suppose कि ये ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो irregular है, like this. ठीक है. And
ऐसा जरूरी नहीं कि ये थियरम सिर्फ इरेगुलर शेप के लिए एप्लीकेबल है. दिस थियरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द रेगुलर शेप ऑल्सो. हर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. अब मान लो कोई मुझे ये बोले कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग फ्रॉम हियर. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग फ्रॉम हियर. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिर वो यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, उसकी कहीं से भी पास हो रही एक एक्सिस है और बोला कि ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है ये फाइंड करो. तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होता है. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए. रूल नंबर 1. और हमारे पास जो टेबल है पेज नंबर 165 पे जो टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे आपको डायग्राम्स दिए हैं. देखो सब में आपको ऐसा सेंटर में से पास हो रही लाइन दिखाई है. देखो एक्सिस जो है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर. व्हाई? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही होना चाहिए, जिसको हम अभी बोल रहे हैं IC. This is the moment of inertia which is passing from the center, and this is the another moment of inertia which is the I. Ready? And suppose perpendicular distance between these two moment of inertia is a D. ठीक है, तो ये अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, याद रखो, I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर. अब सारे टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. I क्या है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको फाइंड करने के लिए बोला है, जो कहीं पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, ऐसे टेंजेंशियल भी हो सकती है, एकदम टेंजेंट पे कहीं पर भी हो सकती है. वो जो फाइंड करने के लिए बोला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. इट इज इक्वल टू IC. IC मतलब वो ऑब्जेक्ट के सेंटर में से जो पास हो रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके जो सेंटर में से पास हो रही है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. M is mass of your object. Mass of object means body. ये पूरे बॉडी का जो मास है वो. एंड D is the perpendicular distance. D is a perpendicular distance between two मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा D. ठीक है, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, और ये दोनों ही मोस्ट टाइम पे फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है, जैसे कि अगर ये केस में बोले कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड करना है ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है उसको देखना पड़ेगा IC, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D फाइंड करो. ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखो, आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. रेडी? तो आपकी बुक में देखो पेज नंबर 167 पे थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दिया हुआ है ना, वो बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा हुआ है. देखो मैं पढ़ रहा हूँ. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. जिसकी फाइंड करनी है उसके जस्ट पैरेलल एक एक्सिस होगी जो सेंटर में से पास हो रही है. एंड मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, MD स्क्वायर का प्रोडक्ट और इसका एडिशन होगा हमारा ये I. ठीक है, चलो इसका प्रेजेंटेशन हमें दिया है फिगर 7.31,
और वहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी की जगह पे उन्होंने क्या लिया है, ए। वहां पे डी की जगह क्या लिया है, ए। सो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है वो कुछ आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर इस टाइप का है ना। अब दोनों फॉर्मूलाज, दोनों थियरम्स पढ़ तो लिए, बट इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। चलो तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 7.10, pay attention. What is the moment of inertia of a disc about one of its diameter, है ना। मान लो ये आपके पास डिस्क है इस टाइप की, ठीक है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, कौन सी, कहां से पास हो रही है। फाइंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, उसके कोई भी एक डायमीटर में से पास हो रही है वो। अब मान लो कि ये आपका y एक्सिस है, आप x भी लिख सकते हो, बुक में y लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे y लिख रहा हूं। सपोज ये y एक्सिस है, ये सेंटर में से पास हो रहा है z एक्सिस, एंड दिस वन इज द x एक्सिस, ठीक है। अब कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यहां से पास होती हुई दिखे तो ये भी डायमीटर वाली हो गई, ये भी डायमीटर वाली हो गई। अब ये आई एक्स वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही डायमीटर में से पास हो रही है। दैट मीन्स दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी, बिकॉज डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। ऐसे देखो, ऐसे तो कहीं से भी देखो। यहाँ पे प्लेनर ऑब्जेक्ट है, सो वी कैन यूज द परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या था कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स एंड आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। But here we can say the moment of inertia which is passing from the x and the passing from y, both are passing from the diameter, hence both are the same. So मैं क्या करूंगा, iz is equal to दोनों की जगह ix लिख दूंगा, है ना। iy की जगह क्या यूज कर दिया मैंने, ix. So iz is equal to 2ix, iz is equal to 2ix. Now we know that हमको जो टेबल दिया था पीछे टेबल टेक्स्ट बुक में, उसमें देखो डिस्क के सेंटर में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रही है परपेंडिकुलर, है ना। तो डिस्क के सेंटर में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रही है वो कितनी थी, mr²/2, है ना। वो कौन सी थी, mr²/2. लेट मी शो यू दैट। ये रहा, डिस्क के सेंटर में से जो पास हो रही है वो कितनी है, mr²/2. ओके, सो हमारे केस में वो है ये iz. सो iz की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr²/2, बिकॉज iz जो है वो सेंटर में से पास हो रही है। mr²/2, iz की जगह क्या लिख दिया, mr²/2 इज इक्वल टू 2ix. सो ix को सब्जेक्ट बनाओगे, सो ix इज इक्वल टू mr²/4. तो हमें तो यही फाइंड करना था कि किसी भी एक डायमीटर की हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी थी। तो हमने ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ली, ix कितनी मिली, mr²/4. अब आगे ये बोला कि ix और iy सेम थे, तो ऑब्वियसली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी iy की भी होगी क्योंकि दोनों की सेम है। रेडी। So this is the solution of example 7.10 and a good example of perpendicular axis theorem. ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.11 और ये है हमारा, इसमें यूज करेंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या करेंगे हम,
थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये यूज करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या है उसमें। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to it and through one end. Suppose you have a rod, ये पूरे रॉड का मास कितना है m और ये रॉड का लेंथ कितना है l। ठीक है, हमें कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड पासिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, एक ऐसी एक्सिस जो रॉड के परपेंडिकुलर पास हो रही हो। अब रॉड के परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पर उसमें से कौन सी परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड, उसके किसी एक एंड में से पास हो रही है। मतलब ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे थ्योरम। तो देखो भी सेंटर में से जो पास हो रही है एक एक्सिस, ये मान लो है हमारा IC। अब ये सेंटर में से पास हो रही है, ये इसका एंड है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा l/2। कितना डिस्टेंस होगा ये l/2। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। सो I इज इक्वल टू IC। अब वापिस हमारा टेबल देखो, टेबल में होगा कि किसी के कोई रॉड के सेंटर में से पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, थर्ड नंबर का आपका है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/12, है ना, प्लस m। भाई m क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूरे रॉड का मास हमें कितना दिया है, पूरे रॉड का मास हमें दिया है कैपिटल M, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो कितना है l/2। तो d की जगह क्या रखेंगे l/2, उसका होल स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू mL²/12 प्लस mL²/4। ये ब्रैकेट को अगर रिमूव करोगे तो ये ऐसा मिलेगा। सो I इज इक्वल टू, इसमें सब mL²/4 अगर कॉमन निकाल देते हैं, सो 1/3 प्लस 1। सो I इज इक्वल टू mL²/4, 3 1 जा 3 प्लस 1, सो इट इज अ 4/3। These 4 get cancels, so your answer is I is equal to mL²/3। I is equal to mL²/3। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7.11, है ना। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट वी हैव वन मोर इलस्ट्रेशन which is example number 7.12. I am reading the question, pay attention. What is the moment of inertia of a ring? So पहले तो हम रिंग ड्रॉ करेंगे। Ready? Suppose this is the uniform ring, बट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी, अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। किसकी फाइंड करनी है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके टेंजेंट में से पास हो रही है, कोई भी टेंजेंट, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। टेक्स्ट बुक ने ऊपर वाला लिया है तो मैं सेम यही ले रहा हूँ, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर होगा और सेंटर में से भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रही है, इसको हम बोलेंगे IC। दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एग्जैक्टली रेडियस जितना R,
ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। सो दिस I इज इक्वल टू आई सी। आई सी मीन्स सर्कल के सेंटर में से जो पास हो रही है वो सेंटर। अब सेंटर में से तो ये भी पास हो सकती है, ये भी सेंटर में से पास हो रही है, बट ये सेंटर में तो है बट सर्कल के परपेंडिकुलर भी है। और ये जो एक्सिस है वो ऐसी है, सेंटर में से पास हो रही है और उसके डायमीटर में से भी पास हो रही है। तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो कौन से नंबर की है? सेकंड नंबर की। देखो सेंटर में से और डायमीटर दोनों में से पास हो रही है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाय टू। तो ये जो आई सी है ना वो है एम आर स्क्वायर बाय टू। तो आई सी की जगह डाल दो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर और उसका स्क्वायर। सो इट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर। अब टू को यहाँ पे ले जाओ, सो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर बाय टू। सो आई इज इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर प्लस वन एम आर स्क्वायर। सो आई इज अ 3 mr square by 2। दिस इज द आंसर, है ना। चलो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा पूछा कि ये जो टेंजेंट है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, तो क्या करोगे? तो भाई रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय के। तो इसी फॉर्मूला को हम लिखेंगे क्या? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन आ रहा है उसको कट करते जाओ, बचा क्या? के स्क्वायर। सो के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है? आर, 3r स्क्वायर बाय टू, 3r स्क्वायर बाय टू। देयरफॉर के इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय टू आर, अंडर रूट 3 बाय टू आर। तो ये टेंजेंट का रेडियस ऑफ गायरेशन ये हो गया, है ना। तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं। एक बार बुक में से अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हो। बाकी अगर बुक में नहीं देखना और मेरी नोट्स में से भी आप पढ़ोगे, जो जो भी बातें मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाओ, नोटबुक में लिखो, आपकी खुद की नोट्स बन जाएगी और इजी वर्ड में बनेगी, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना, और याद भी रह जाएगा, है ना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन about a fixed axis। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस मतलब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी फिक्स ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो फिक्स है। जैसे कि ये रिंग है, ये मान लो ये रबर है, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हिलाना नहीं है, तो वो किस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा। उस टाइप के केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। थियरी बहुत बड़ी बड़ी दी है, बट वो थियरी को अभी इससे मैं एकदम शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूँ। व्हेन लेट्स कंपेयर इट विद द लीनियर मोशन, कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के हमने 3 फॉर्मूला दिए थे चैप्टर नंबर 3, विच इज स्पेशली यूज फॉर लीनियर मोशन ओनली। और वो कौन से थे? v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी। ठीक है,
सारे टर्म्स कौन से ये आपको पता है। अब ये तो फॉर्मूलाज है फॉर लीनियर मोशन, बट अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के मोशन ये केस में होंगे, और होंगे तो कौन से होंगे। सो आंसर इज दैट यस, देयर आर ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर्मूलाज फॉर द रोटेशनल मोशन। व्हाट आर द फॉर्मूलाज? चलो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बट फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे लिख दो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ये है एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। टाइम तो टाइम ही रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इज द डी, वेयर डी इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डी इज व्हाट? डी इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे तो ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, वो सर्कुलर घूम रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है। तो ऑब्वियसली इसके जैसा डिस्प्लेसमेंट इसमें तो होगा नहीं, इसमें अलग टाइप का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि मान लो कि पी पार्टिकल है, अब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो हमारा पी पार्टिकल भी ऐसे गोल गोल घूमेगा। सपोज कि इनिशियली पी पार्टिकल यहां पे है, तो सेंटर से उसका रेडियस होगा ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। थोड़े टाइम के बाद घूमते घूमते वो यहां पे आ गया। ये केस में पार्टिकल लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, बट द पार्टिकल चेंज इट पोजीशन बाय सम एंगल थीटा। इट चेंज इट्स पोजीशन बाय सम एंगल थीटा। सो जैसे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह यहां पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां पे v0 की जगह हो जाएगा ओमेगा 0 t 1/2। एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा अल्फा, टाइम हो जाएगा हमारा t स्क्वायर। टाइम तो टाइम ही रहता है ना। ये फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। So all these three formulas are extremely important. ठीक है, चलो तो ये जो पूरी बड़ी थियरी है उसमें आपको बस यही बोला कि यू कैन रिलेट बोथ द फॉर्मूलाज। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट कर सकते हो। मेजॉरिटी ये चैप्टर में सारी ही फॉर्मूलाज और सारी ही क्वांटिटीज ये लीनियर वाला जो चैप्टर है ना उसी को रिलेट करती है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको पूरा रिलेशन बता दूंगा कि जो फॉर्मूला इसमें है इस टाइप के वैसे ही फॉर्मूला सारे के सारे इसमें है, हमने जो अब तक प्रूव किए वो भी। सो इफ यू हैव द कंप्लीट आइडिया ऑफ दिस चैप्टर you can easily apply all the formulas of this chapter too, because both the formulas are correlated। बस टर्म्स को ये समझना पड़ेगा कि ये वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, बस दैट्स इट, है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। रीड इट केयरफुली। मेरे इसमें से जो पढ़ा है उसमें से अपने वर्ड्स में नोट्स बनाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, नोट डाउन करो कि मैंने क्या बोला है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, है ना, एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स। इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में भी समझ में आएगा और ईजी रहेगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।